हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। In the last chapter we learned about the union legislature, which included the structure and functioning of the parliament. In this chapter we are going to study the union executive. तो इसके पहले जो हमारा लास्ट चैप्टर था उस पे हमने यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था। यूनियन मीन्स सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये जाना था कि पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। तो हमने लॉ बनाने का प्रोसीजर भी पढ़ा था और हमने पार्लियामेंट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम करती है, सब कुछ पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा होता है? द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट इन सारे पार्ट्स से बनी हुई है। यूनियन गवर्नमेंट सबसे पहले प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। एक्चुअली पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर पड़ा था वो थोड़ा अलग था, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको जो बाइफर्गेशन किया है वो लोकसभा राज्यसभा के हिसाब से नहीं किया है, तो मैं बता देती हूँ। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट, देन होता है लोकसभा एंड देन होता है राज्यसभा। ये ऐसा बाइफर्गेशन या कह सकते हैं डिवीजन होता है। नाउ यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर में आता है लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये डिवीजन होता है। तो इस स्ट्रक्चर से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है लेजिस्लेचर का भी एंड वो हेड होता है एग्जीक्यूटिव का भी, और वो दोनों का मेंबर होता है। लेजिस्लेचर का भी होता है, एग्जीक्यूटिव का भी होता है। लेजिस्लेचर में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो भी रूलिंग पार्टी है उसका लीडर, एंड वो ही अपने कलीग्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ पे बना देता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एक्चुअली लोकसभा का ही पार्ट होते हैं। लोकसभा भी कैसे बनती है? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल से, और वो इलेक्ट होके आते हैं। और इलेक्ट होके कौन आते हैं? मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो दोनों होते हैं, एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, लेजिस्लेचर भी होते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। You know that the legislature, executive and the judiciary are the 3 organs of the state, and that they work for the welfare of people. In a parliamentary system, the executive is part of the legislature and is responsible to the legislature. और हम ये जानते हैं कि legislature, executive, judiciary ये तीनों organs होते हैं, स्टेट के पार्ट्स होते हैं एक स्टेट के, और ये सब लोगों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो कि हमारी कंट्री में है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल भी लेजिस्लेचर को होता है। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, लेजिस्लेचर का पार्ट ऐसे होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोकसभा के पार्ट ही होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल कैसे होता है? क्योंकि उन्हें अपने हर एक्शन के लिए, एग्जीक्यूटिव को, वो कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करा रहे हैं, सब के लिए उन्हें जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट को। इसीलिए वो लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर होते हैं। When we learn about the executive, it is important for us to understand who are included in executive. जब भी हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी है हमें समझना कि एक्चुअली एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है। साथ ही साथ what are the constitutional provisions related to executive and what is the process of policy making for public welfare। और साथ ही साथ
एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं और क्या प्रोसेस होता है पॉलिसी मेकिंग का जो लोगों के वेलफेयर के लिए की जाती हैं। इंडियाज यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इंडिया की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होती है उसमें प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। Coming to President, according to the provision in the Constitution of India, the President is the supreme head of the state. The office of the President has the highest honor and prestige and it represents the Republic of India. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम हेड होते हैं, सबसे हाईएस्ट पोजीशन में होते हैं एक कंट्री के, और जो ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का वो सबसे हाईएस्ट होता है, उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑनर होती है, प्रेस्टीज होती है, और वो हमारे देश को, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि हम सही कंडीशन देखें रियलिटी में इंडिया में क्या है, तो रियलिटी में पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, इसका मतलब नाम के हेड होते हैं। उन्हें हेड तो बनाया जाता है हर जगह का, बट एक्चुअल हेड वो नहीं होते हमारे कंट्री के। ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, ये मैं रियल कंडीशन जो है उसके हिसाब से बता रही हूँ। All executive powers of the state are vested in the president by the constitution. The government carries out its function in the name of the president. However, in reality, prime minister and the council of ministers run the government. Therefore, the president is the nominal and constitutional head, whereas prime minister is the executive head. तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं स्टेट के वो सारे प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। गवर्नमेंट अपना जो भी फंक्शन है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही करती है, और असलियत में जो मैंने आपको रियलिटी बताई कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही गवर्नमेंट को चलाते हैं, और प्रेसिडेंट सिर्फ एक नाम के हेड होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं बस। कमिंग टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, the president is indirectly elected by the people of India. The common people do not vote in the election of the president. He is elected by directly elected representatives of the central and state legislature. प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली लोगों के थ्रू इलेक्ट होता है। जो भी नॉर्मल कॉमन लोग होते हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लोगों ने ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, वो लोग प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। द ग्रुप ऑफ दीज पार्लियामेंट्रीज एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज इलेक्टोरल कॉलेज। और ये जितने भी ग्रुप होते हैं इन पार्लियामेंट के मेंबर्स के और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स से, इन्हें इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years. द पर्सन कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी एन इंडियन सिटीजन हुज एज शुड बी एटलीस्ट 35 years. और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर होता है, जितने साल तक वो सीट में रहते हैं, वो होता है 5 साल। कोई भी पर्सन यदि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ रहा है तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी एज 35 years तो एटलीस्ट होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। The person elected to the position of president has to take an oath while accepting the post. According to the oath, the president bears the responsibility of protecting the constitution and ensuring that the government runs as per the कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी पर्सन एक प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्ट हुआ है वो एक ओथ लेता है। क्या ओथ लेता है कि उस ओथ के हिसाब से कि एज अ प्रेसिडेंट वो सारी जिम्मेदारियां लेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में उन्हें लेनी चाहिए, और साथ ही साथ वो ये इंश्योर करेगा कि हमारी जो भी गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों के हिसाब से ही चल रही है। The President governs in accordance with the advice given by Prime Minister and the Council of Ministers. लेकिन एक्चुअली हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जो भी काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दी हुई एडवाइस के पे ही करते हैं। The responsibility of protecting the constitution is shouldered by the president, but if any act of president violates the constitution, then the parliament has the authority to remove the president.
ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखी हुई है उसे अपने पास 24 घंटे रख के प्रोटेक्ट करे, नहीं। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चले, ये मेक श्योर करना एक प्रेसिडेंट का काम होता है। और यदि कोई भी प्रेसिडेंट अपना काम सही से नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है, तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस प्रेसिडेंट को हटा सके। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, और ये जो प्रोसेस होता है इसे ही इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहा जाता है। Any one house can lay the charge of violating of the constitution and the investigation of the charge is carried out by the other house. किसी भी एक हाउस के पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट पे ये चार्जेस लगा सके, ये इल्ज़ाम लगा सके कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है, और फिर दूसरे हाउस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या असली में सच में ऐसा हुआ है। The resolution has to be passed by special majority of both the houses of parliament. एंड अगेन यदि एक प्रेसिडेंट को हटाना है तो फिर से वोटिंग होती है, और 2/3 मेंबर्स को ये बोलना पड़ेगा वोट करके कि हाँ प्रेसिडेंट ने ऐसे वायलेशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बाद प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। और ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है एक्चुअली, क्योंकि आप खुद सोचिए 2/3 मेजॉरिटी लेकर आना कोई इजी काम नहीं होता है। तो होता ये है कि चीज़ें बहुत खिंचाती हैं, मतलब यदि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से हटाना भी है तो वो चीज़ भी तुरंत नहीं होगी। एक्चुअली हमारी कंट्री की कंडीशन यही है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल भी तुरंत नहीं हो पाती। कोई भी बिल भी पास कराना हो तो उसमें भी सालों लग जाते हैं। नाउ कमिंग टू पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर होते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं। The Constitution has entrusted several powers and functions to the President. A few functions are enumerated as follows. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे पावर्स और बहुत सारे फंक्शंस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे पावर्स एंड फंक्शंस दिए हैं प्रेसिडेंट को, जो यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला, द प्रेसिडेंट समन्स द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, prorogue the session of parliament, sends messages to both the houses, dissolve the parliament after the tenure is over or even before the tenure is over. तो सबसे पहला प्रेसिडेंट का काम होता है मीटिंग समन करना। सेकंड काम होता है कि जो भी सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के वहाँ पे प्रोरोग करना। देन दोनों जो हाउसेज है उन्हें मैसेजेस भेजना, किस चीज़ के मैसेजेस भेजना, जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें पहुंचानी है। और जो भी टेन्योर होता है वो यदि ख़त्म हो रहा है तो किसी भी हाउस के मेंबर को डिज़ोल्व, मतलब हाउस को डिज़ोल्व कर देना। जैसे लोकसभा का सपोज टेन्योर ख़त्म हुआ तो डिज़ोल्व करके नए मेंबर लाना, ऐसा। और यदि वो लोगों ने कुछ भी वायलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का तो पहले ही उनका टेन्योर डिज़ोल्व कर देना। बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट, विदाउट हिज सिग्नेचर द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ। कोई भी बिल यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है तो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करता है तो वो बिल लॉ नहीं बन सकता है। तो ये भी फंक्शन होता है कि उसे समझना अपने हिसाब से एंड देन साइन करना। President appoints the Prime Minister and other ministers on the recommendation of Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर के ही रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट दूसरे मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। और प्रेसिडेंट का ही काम होता है कि जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें अपॉइंट करे, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करे, और साथ ही साथ एक स्टेट के गवर्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। डिसीजन रिगार्डिंग वॉर एंड पीस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट होता है वो कमांडर इन चीफ होता है, आर्म फोर्स का सबसे हेड होता है, और वॉर कब करना है, कैसे करना है, कहाँ पे पीस सेटलमेंट करनी है, ट्रीटी करनी है, ये सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट ही लेते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ सम जुडिशियल पावर्स टू। फॉर इंस्टेंस द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट ग्रांट
respite or commute a sentence of a person, or in specific circumstances grant pardon or reprieves on humanitarian grounds. प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है रिलेटिंग टू जुडिशरी कि किसी को भी कोई पनिशमेंट मिला है और उसे रिड्यूस करना है उसके पनिशमेंट को, तो प्रेसिडेंट वो कर सकते हैं, या फिर उसका कोई भी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में कोई भी सेंटेंस उसे दिया गया है कि आप इतने साल रहेंगे जेल में, या आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अकेले कारावास में रखा जाएगा, इस तरीके की कोई भी चीज़ दी हुई है उसे भी वो कम कर सकते हैं। किस नाम पे कम कर सकते हैं? ह्यूमैनिटेरियन। उन्हें यदि लगता है कि यदि हम ह्यूमैनिटी देखें तो किसी को पूरे जीवन भर के लिए जेल में डालना बहुत गलत है, या फिर कोई पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो इतने पैसे नहीं दे पाएगा, तो वो पैसे कम करवा दिए। बट मैं अगेन आपको बता दूं, ये सब बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं। असलियत में प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक केसेस को देखे, लोगों पे बहुत ज़्यादा ही दया दिखाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ बोलने की चीज़ें हैं। President has the power to declare emergency in case of crisis situation arising in the country. There are three kinds of emergencies mentioned in the Constitution: national emergency, state emergency and financial emergency. President के पास ये भी हक होता है कि यदि कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकती है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है आपको डेप्थ में नहीं दिया है, स्टिल मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इमरजेंसी का मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारे कंट्री में जहाँ जो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है। पूरे देश में सपोज पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, पूरे देश में परेशानियाँ आ रही हैं, तो जब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती लोगों को लॉस के हिसाब से, तब वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। यानी इमरजेंसी के हिसाब से कि गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो किसी को भी जेल में डाल सकती है, किसी को भी उठा के मार सकती है, किसी के साथ कुछ भी कर सकती है यदि उन्हें सही लगता है तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल और इजी वर्ड्स में समझा दिया, इसे इमरजेंसी कहा जाता है। ये मतलब सिचुएशन होती है इमरजेंसी की। तो तीन तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। और प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि किस सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है या करनी है कि नहीं, ये प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट हिज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। और जब प्रेसिडेंट नहीं रहता तो वाइस प्रेसिडेंट उनका काम करता है, और वाइस प्रेसिडेंट को दोनों हाउसेस के मेंबर्स चूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।